नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों को तहे दिल से आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 7th जेपीएससी के प्रश्न पत्र पर हम लोग की विशेष चर्चा होगी, क्योंकि 11th जेपीएससी का विज्ञापन आ चुका है और मैं चाहता हूं कि इस तैयारी को शुरुआत करने से पहले आप पहले एग्जामिनेशन में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को बखूबी देखिए। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आएगा तो आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और एक लाइक भी ज़रूर करेंगे। जनरल स्टडीज पेपर 2 आप सभी छात्रों को पता है कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 2 पत्र होते हैं। एक पेपर 1 जो कि भारतीय सामान्य ज्ञान से पूछा जाता है और दूसरा झारखंड सामान्य ज्ञान से पूछा जाने वाला पत्र। तो आज हम लोग बात करेंगे पेपर 2 की और एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझेंगे, किस प्रकार से सवाल पूछे गए थे और किस लेवल तक आपको पढ़ाई करनी है ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप झारखंड वॉरियर पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। झारखंड का सबसे नंबर 1 कह सकते हो टेलीग्राम ग्रुप, लगभग 65,000 बच्चे वहां पर अवेलेबल होंगे। तो वहां पर आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूं और इसका पीडीएफ भी वहां पर शेयर कर दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग आइए प्रश्नों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे। स्क्रीन के ऊपर आपको पहला प्रश्न दिख रहा है। सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी। अगर हम बात करेंगे छोटा नागपुर उन्नति समाज की, तो ये समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1915 में किया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है, और ये जो प्रश्न पिक किया गया है वो झारखंड राज्य गठन से टॉपिक से ये लिया गया है। छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन जो है वो 1915 में किया गया था, अर्थात क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल करके इसको गठित किया गया था। लेकिन इसमें कुछ प्रमुख विभूतियां जो अपना रोल अदा किए थे, जिसमें से थे जुएल लाकड़ा थे, बंदी राव उराव थे, पाल दयाल थे, ठेबले उराव। सवाल पूछा है कि इसके गठन में कौन सी विभूति शामिल थे। अब यहां पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं थे, ये नहीं थे, ये नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठेबले उराव इस समाज के गठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया था और ये शामिल भी थे। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ठेबले उराव। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ लिया। ये सवाल ना एक बार नहीं, अभी तक बहुत बार झारखंड के परीक्षाओं में पूछा गया है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहीं कहीं आपको नजर आता होगा, ये लिखा हुआ जैक, फुल फॉर्म यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना की गई या फिर जो सवाल पूछ रहा है यहां पर कि कब झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ लिया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1995। तत्कालीन जो बिहार सरकार एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा की यहां पर त्रिपक्षीय समझौते के फलस्वरूप ही झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद को गठित किया गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आप लोग याद रख लीजिएगा, आगे भी एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। ये भी सवाल हमारा जब राज्य गठन नहीं हुआ था झारखंड, उस क्रम का ये टॉपिक से ये लिया गया सवाल है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था कि झारखंड अबुआ डाकू दीकू सोनुआ सेनुआ, है ना, यानी कि झारखंड हमारा है और दीकुओं को जाना पड़ेगा। 1952 के कर्म में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि झारखंड पार्टी जो था वो काफी चर्चा में था और 1952 में झारखंड पार्टी ने आम सभा चुनाव में यह नारा दिया था कि झारखंड हमारा है और दीकुओं को जाना पड़ेगा। झारखंड पार्टी जो था उस समय भारत का एक राजनीतिक दल है, अगर हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई है आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। आप सभी छात्रों को मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड जनजातियों का प्रदेश है और ये इसके लिए विख्यात भी है। ऐसे में झारखंड में जनजातियों के प्रमुखता से सवाल पूछे जाते हैं, उसके विशेषताओं से सवाल पूछा जाता है। यहां पर जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है हो जनजाति से, हो समुदाय से पूछा गया है कि वधु मूल्य को क्या कहा जाता है
खास करके हो समुदाय में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसको गोनोम के नाम से संबोधित किया जाता है, यानी कि ये जो हो समुदाय हैं वो वधु मूल्य को गोनोम के नाम से जानते हैं। हो समुदाय झारखंड के कई जिलों में ये रहते हैं, खास करके अगर हम बात करेंगे तो सिंहभूम जिले में ये पाए भी जाते हैं। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, गोनोम के नाम से वधु मूल्य को संबोधित करते हैं हो समुदाय। क्लियर। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा कि झारखंड का कौन सा त्योहार फूलों का त्योहार के रूप में जाना जाता है। आमतौर पे झारखंड में तो बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं जिसकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। जनजाति और सादान दोनों अपने अपने स्तर पर अलग अलग त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जो दोनों सेलिब्रेट करते हैं, जैसे सादान भी और जनजाति भी। तो यहां पर सवाल पूछा गया है, फूलों का त्यौहार झारखंड का एक त्यौहार है जो कि काफी ज्यादा प्रचलित भी है। फूलों का त्यौहार के रूप में सरहुल को जाना जाता है। ठीक है, खास करके आदिवासी में यानी कि ट्राइबल्स में ये बहुत ही अहम त्यौहार है, बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। देखो यहां पर सरहुल जो हमने यहां पर वर्ड यूज करा है, तो सरहुल दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो हमारा सर और दूसरा हुल। सर का मतलब होता है सरई या फिर सखुआ कह सकते हैं, वहीं हुल का मतलब होता है क्रांति। इस तरह सखुआ फूलों की क्रांति को सरहुल कहा जाता है। और ये जो त्यौहार है वो पूछ लिया जाता है कि कब मनाया जाता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, ऐसे ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर। तो फूलों के त्यौहार के रूप में हम लोग सरहुल को जानते हैं और इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट वे में चीज़ों को दिखाते हुए चल रहा हूँ कि प्रश्न कैसे पूछे गए थे। छठा प्रश्न पूछा गया था कि डोम्बारी बुरु जो है वो किस आंदोलन से संबंधित है। झारखंड में बहुत सारे क्रांतिकारी युद्ध भी लड़े गए। ठीक है, अगर हम बात करें झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों की, अगर हम बात करें उन क्रांतिकारियों की जिन्होंने अपने जीवन काल में शहीद होने का उपलब्धि भी हासिल किया है। ठीक है, किसके लिए? क्रांति के लिए, उलगुलान के लिए। उलगुलान जो मैंने यहां पर वर्ड यूज किया वो इस प्रश्न का तो उत्तर होगा ही, लेकिन मैं यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी हमारे महानायक थे, जो सुपर हीरो थे हमारे पहले प्राचीन काल की अगर हम बात करें, मध्यकालीन की अगर हम बात करें, तो उस समय जब यहाँ पर अंग्रेज यहाँ पर रह रहे थे, जब शोषण कर रहे थे, तो झारखंड के ही क्रांतिकारी ने उनके नाकों में दम करके रखा था। और कुछ ऐसा जगह वो ढूंढ लिया करते थे जहां से वो पूरी प्लानिंग कर सकते थे कि किस तरीके से हम लोगों को आगे काम करना है। उसी प्रकार डोम्बरी बुरु जो है वो एक जगह था, यानी कि बिरसा उलगुलान आंदोलन से ये संबंधित है। और ये बात हो रही है लगभग 1899 की आसपास की। और अंग्रेजों ने खूंटी जिले के, या ये जो डुम्बरी बुरु है, यानी कि मुंडारी में बुरु का अर्थ होता है पहाड़। ठीक है, इसको हम लोग पहाड़ करके टर्म करते हैं। वहां पर क्या किया था अंग्रेजों ने कि निर्दोष लोगों को चारों तरफ से घेर कर गोलियों से भून दिया था। और अगर हम बात करें इस स्थान की, तो डोम्बारी बुरु वह स्थान है जहां भगवान बिरसा मुंडा अपने कुछ अनुयायियों के साथ सभा कर रहे थे। सभा में आसपास के दर्जनों गांव के लोग भी शामिल थे और इस सभा में बिरसा मुंडा जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए लोगों में उलगुलान की बिगुल फूंक रहे थे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ कुछ ऐसे स्थान को बनाया जाता था जहां पर आगे की रणनीतियों पर चर्चा की जाती थी, आगे की बातों पर डिस्कशन किया जाता था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7। ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को। सवाल क्या पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों का रेशम और लाह उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का नाम क्या था? झारखंड में वनों उत्पाद के बारे में आप जानते होंगे, और झारखंड में अपनी जीविका चलाने के लिए अलग अलग चीज़ों के उत्पादन किए जाते हैं, कृषि कार्य किए जाते हैं। तो ये बात हो रही है ब्रिटिश काल की, जब झारखंड के सिंहभूम में किसानों के द्वारा जब कुसुम के पेड़ से या फिर असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाह उगाने के लिए जब वो उगाते थे अपनी जीविका को चलाने के लिए, तो उस पर भी टैक्स लेना अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था।
और उस टैक्स का नाम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और उस टैक्स का आपको नाम सिर्फ याद रख लेना है कि दलकट्टी कर कहा जाता था। दलकट्टी कर करके हम लोग टर्म करेंगे और उसको हम लोग क्या कहेंगे, दलकट्टी कर। कुसुम क्या होता है, आप लोगों ने कुसुम खाया भी होगा, बड़ा टेस्टी लगता होगा आपको। अगर जिन बच्चों ने खाया होगा वो मुझे ज़रूर बताएंगे कि सर मैंने तो ज़रूर खाया है कुसुम, ठीक है। तो जो अंग्रेज लोग इससे टैक्स लेते थे उसको दलकट्टी टैक्स कहा जाता था, ये बात आप याद रख लीजिएगा। और बिल्कुल अगला आता है प्रश्न संख्या 8। सौरैया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? जनजाति जो अपना प्राकृतिक जो पूजा करते हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो उनका लगाव जो है वो प्राकृतिक से है, ठीक है। चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। उसी में से एक सवाल पूछा गया कि सौरैया पहाड़िया झारखंड की एक प्रमुख जनजातियों में से एक, वो जो है वो बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में, ये जो पूजा करते हैं बेरू गोसाई, वो किसको मानते हैं? सीधा सीधी ये चीज समझने के लिए बात है ना। तो हम यहां पर आंसर कर सकते हैं कि ये जो हैं इस जनजाति के लोग जो हैं सौरैया पहाड़िया, वो बेरू गोसाई की पूजा सूर्य भगवान के रूप में करते हैं, ठीक है। सूर्य भगवान के रूप में ये लोग करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सौरैया पहाड़ियाँ कहाँ पर आमतौर पे पाई जाती है, झारखंड का कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर पाया जाता है। जो जनजाति वाले चैप्टर में हम लोग एक एक जनजातियों को बहुत ही विस्तार पूर्वक देखने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न, मुंडाओं की पुरखा कहानियां एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहते हैं? इस परंपरा को हम लोग कहते हैं सोसो बोंगा, ठीक है। इस परंपरा को सोसो बोंगा कहा जाता है। मुंडाओं की पुरखा कहानियां एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है और इस परंपरा को सोसो बोंगा कहा जाता है। अर्थात मुंडा जनजाति जो हैं उन समुदाय के लोक गाथा सोसो बोंगा में असुरों का उल्लेख मिलता है। ऐसा भी सवाल पूछा गया है आपके एग्जामिनेशंस में, ठीक है। और ये सारी चीजें आप याद रखते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? झारखंड की संस्कृति एक टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में और ये सारे सवाल आपके टॉपिक से ही है। पूछा गया है कि कौन एक पारंपरिक आभूषण नहीं है? तरपत, पैला, तरका, हंसली, ठीक है। आप लोगों ने खोटा में हंसली के बारे में सुना होगा कि यार ओकर मैया जे हले से हंसली बेच के ओकरा पढ़ेल के, गला हंसली बेच के, या फिर कुछ भी इस तरीके की चीजें आप लोगों ने पढ़ा तो होगा जरूर कहीं ना कहीं। आभूषणों मतलब झारखंड की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि झारखंड की अपनी पहचान है, एक अलग पहचान है। यहाँ पर जीने का तरीका, रहने का तरीका, पहनने का तरीका, वेशभूषा, मतलब इसकी एक अलग पहचान है, ठीक है। जिसमें से कुछ वर्ड्स हैं जो पूछा गया है कि ये आभूषण नहीं है, ठीक है। अब कुछ आभूषणों के नाम हम बता देते हैं, जैसे कि खसिया, पछुआ, ठेला, है ना, हंसुली, मंदली, बाजबुन, तरपत, थैली, झाला, सूली, थैला, तरपत, पहुंची, छमटा, मतलब झुमका की अगर हम बात कर रहा हूं तो ये ठीक है। लेकिन पैला तो जो है ना वो आभूषण नहीं है। आप पैला के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पैला होता क्या है। अगर आप गांव घर से हैं तो भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, कि पैला होता क्या है ना। बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? कर्मा एक त्यौहार भी है, झारखंड का प्रमुख त्यौहार भी है, ठीक है। भाई बहन के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है कर्मा। सवाल पूछा है कर्मा नृत्य के प्रकारों के बारे में, और कर्मा नृत्य के जो है वो दो प्रकार हैं, एक खेमटा और दूसरा भिनुसारी, ठीक है। और ये जो टॉपिक है वो लोक संस्कृति से है, ठीक है, कला और संस्कृति से है। सवाल बहुत आसान है। करम पर्व के अवसर पर गाए जाने वाला जो गीत होता है या फिर नृत्य जो है, जो करम पर्व के अवसर पर नृत्य किया जाता है वो कर्मा नृत्य कहलाता है। और दो ऑप्शन जो हो जाएगा खेमटा और भिनुसारी, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है, जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे। झारखंड के बहुत ऐसे स्थान हैं, बहुत ऐसे जगह हैं जहां पर मतलब कि लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर बहुत भगवान भी रहते हैं,
भगवान अपने काल में यहाँ पर आए भी थे। उसी क्रम में, उसी दौरान में राम रेखा धाम में ऐसी मान्यता है जहाँ पर प्रभु राम जो हैं वो अपने वनवास के दौरान यहाँ पर 2 बार आए थे। राम रेखा धाम जो है एक्चुअली वहाँ पर मेला भी लगता है जिसका नाम होता है राम रेखा मेला, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और आप लोग को याद रख लेना है कि ये जो है सिमडेगा में ये स्थित है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम सिमडेगा से मुख्यालय की बात करें तो वहाँ से 26 किलोमीटर के रेंज में आपको मिल जाएगा और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। और मेला भी यहाँ पर लगता है, राम रेखा मेला, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हो लोगों को लड़का कोल जो है वो किसने कहा। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया कि हो झारखंड की एक प्रमुख जनजातियों में से एक है। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं लड़का कोल, ये किसने कहा था ऐसा सवाल पूछा गया है। जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री को, जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें आपके सामने नजर आएंगी, बाहर निकल करके आएंगी। SR टिकल, ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने कहा था कि क्या कहा था, लड़का कोल। किसको कहा था, हो को कहा था। क्लियर, तो ये बात आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप में से कोई भी बच्चा अगर 11 जीपीसी की प्रिपरेशन करना चाहता है तो निस्संदेह आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा बैच झारखंड वॉरियर ऐप पे चल रहा है और ये जो ऐप है वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर पाएंगे। प्ले स्टोर पे आप जाएंगे और सर्च करेंगे झारखंड वॉरियर तो हमारा ऐप नज़र आएगा। वहाँ से 11 जीपीसी की प्रिपरेशन के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यकीन मानिए इन कम समय में हम आपको इस लेवल तक पढ़ाएंगे कि इस बार आपका जेएसएससी में, माफ़ी चाहूँगा, जेपीएससी में 1 सीट रिजर्व हो जाएगा। हमारी टीम जो है वो बेस्ट फैकल्टीज़ हमने हायर करा है ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से वो पढ़ा सके। मैं आपको यहाँ पर पेपर 2 पढ़ाने वाला हूँ। पीटी एग्जामिनेशंस के लिए आपको कहीं पर भी भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगनर हैं, अगर आपने पहले भी एग्जामिनेशन दिया है, आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे। झारखंड के हज़ारों छात्रों ने हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करा है। मैं चाहता हूं कि आप भी हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें। एडमिशन ओपन है, ये बहुत ही जल्द क्लोज भी हो जाएगा क्योंकि समय कम है, क्लासेस भी शुरू करना है। सो गाइज, आप सभी छात्रों को बता देना चाहता हूं, डाउनलोड कर लीजिए झारखंड वॉरियर ऐप और निस्संदेह आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करिए, ठीक है। नीचे 2 नंबर दिए गए हैं, आप इसे कॉन्टैक्ट करके क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं। क्लासेस में मिलेगा क्या क्या, ये भी मैं आपको बता देता हूं। क्लासेस में आपको वो हर कुछ मिलेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। अर्थात हम आपके क्लैरिटी के लिए आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, फिर हम आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उससे नोट्स बना सके। एंड थर्ड वन इज आपको टेस्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि आप टेस्ट भी देते चले जाएं। ओके, सो ये बैचेस जो है वो आपके रन करेंगे आपके बहुत जल्द। आप जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस को ज्वाइन करिए। 14 नंबर सवाल पूछा गया है कि मटुरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है, इसके लेखक कौन है। देखो, साहित्य और साहित्यकार से सवाल तो पूछा जाना ही जाना है, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी चीज़ें याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन मैं इस बार कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। मटुरा कहानी जो है वो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है और इसके जो लेखक है वो है मेनास अड़ेया, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मेनास अड़ेया। इसमें तो चीजें बस यही याद रख लेनी पड़ेंगी। अगला है कि किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है। आपको पता होगा कि आपने क्लास 10th में फादर कामिल बुल्के के बारे में पढ़ा होगा, निस्संदेह, ठीक है। उन्होंने एक लिखा था कुछ और आप जानते होंगे। वो नाम से लग रहा है आपको कि ये यहाँ के नहीं थे। इनका इतिहास भी है कि ये बाहरी थे, लेकिन झारखंड में इन्होंने भी सेवा दिया है, रांची में, ठीक है। इन्होंने एक काम करा था राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जो है ये जाने जाते हैं, ठीक है। बेल्जियम से भारत ये आए थे, मिशनरी थे और भारत आ करके मृत्यु पर्यंत हिंदी, तुलसी और कह सकते हैं कि वाल्मीकि के भक्त रहे हैं।
इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा 1974 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कामिल बुल्की के बारे में। अगला प्रश्न आप सभी के बीच आ रहा है, पुस्तक डस्ट स्टॉर्म जो है एंड हैंगिंग मिस्ट, इसको समझिए। अर्थात स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर, इसके लेखक। एक पुस्तक है, ये इतनी लंबी पुस्तक आप देख सकते हैं, नाम जो है बिरसा मुंडा पर आधारित कह सकते हैं। 1874 से 1901। इसके लेखक कौन है, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं सुरेश सिंह। ठीक है, याद रख लीजिएगा, सुरेश सिंह करके हम लोग यहाँ पर टर्म करेंगे। ऑप्शन में तो ऐसा आपको मिलने वाला नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है KS सिंह। ठीक है, यानी कि कुमार सुरेश सिंह ने इनको लिखा था और ये बुक जो है लगभग 1966 में इसको प्रकाशित किया गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि ईसा मसीह की जीवनी को 1963 में नागपुरी में किसने लिखा था, ये सवाल पूछा गया था। ईसा मसीह के जीवनी पर 1963 ईस्वी में नागपुरी के एक लेखक है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा था और उस लेखक का नाम है फादर पीटर शांति नवरंगी। ठीक है, अब ये सवाल थोड़ा सा ना आउट ऑफ बॉक्स कभी कभी चला जाता है, आउट ऑफ सिलेबस भी जा सकता है, क्योंकि इतना सारा याद रखना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, साहित्य और साहित्यकार से भी तो अच्छे खासे सवाल पूछे जाने हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसे सवालों को देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है और बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न, 1910 में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है। यहां पर भी बुक्स एंड ऑथर से सवाल पूछा गया और इसके जो लेखक थे वो थे मैली, LSSO मैली, ये आप याद रख लीजिएगा। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है और ये इंडियन सिविल सेवा से ये जुड़े हुए थे। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्नलिखित शाखाएं उपलब्ध हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के बारे में बात हो रही है कि कौन कौन से यहाँ पर स्टीम किया कराया जाता है, शाखाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर कृषि, पशु चिकित्सा और वानिकी, इन सभी की पढ़ाई होती है। कांके में बिरसा विश्वविद्यालय के बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि यह झारखंड के रांची में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न, रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया है। बहुत बेसिक सा सवाल पूछा गया है, इंडस्ट्री से सवाल पूछा जा गया है। झारखंड के रांची में भारत सरकार ने UNDP अर्थात यूनेस्को के सहयोग से कह सकते हैं कि 1966 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई और यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक स्वायत्त और केंद्र सरकार के वित्तपोषित तकनीक संस्थान है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, UNDP यूनेस्को। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज जो है वो संबंध है। यहाँ पर सवाल जो है वो बहुत बेसिक सा सवाल पूछा गया। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय से संबंधित है और झारखंड के दुमका में एक संथाल हुल के महानायक सिद्धू कानू मुर्मू की वीरांगना बहन फूलो झानो के नाम पर 2013 में मेडिकल कॉलेज यहां पर स्थापित किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत है ना? सवाल बेसिक था बिल्कुल। अगला प्रश्न 2011 के 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कहा गया है कि विचार करिए। ठीक है, इसमें से कौन सही है इसके बारे में पूछा गया है। इसका आयोजन 2011 में रांची में किया गया था। इसका शुभंकर छुआ था जो एक शिशु हिरन था। झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण अर्जित किए थे और झारखंड ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3, चौथा गलत है। अगर हम इस खेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं फटाफट तरीके से, हालांकि पहले उत्तर बता दें कि 3 विकल्प जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही थे, लेकिन चौथा विकल्प गलत ठहर जा रहा है। 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2011 में रांची में किया गया। इसका शुभंकर छुआ था, ये भी सत्य है। एक शिशु हिरन था। 5 दिन तक ये खेल चला था, इससे भी ज़्यादा भी चला है। ठीक है, महाकुंभ में जो है बहुत सारी की चीज़ें हुई,
झारखंड ने भी अच्छा खासा मेडल जीता, लेकिन झारखंड की अगर हम जब बात करेंगे तो वो पदक तालिका में 5वें स्थान पर था, ठीक है, 5th रैंक में वो था। तो ये बात हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया था, मिलान करिए। स्टेडियम के बारे में पूछा गया, खेल कूद से सवाल है कि कौन सा स्टेडियम कहाँ पर है, कौन सा स्टेडियम नहीं पर है। किनन स्टेडियम आप सभी बच्चे जानते हैं कि किनन स्टेडियम जो है वो कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर है, कोई बच्चा बता पाएगा? बिल्कुल जमशेदपुर में मौजूद है किनन स्टेडियम, ठीक है। मेकन स्टेडियम की अगर हम बाद में बात करेंगे तो मेकन स्टेडियम जो है वो रांची में है। मेकन स्टेडियम रांची में, किनन स्टेडियम जो है वो जमशेदपुर में। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पर है ये? तो ये हमारा गुमला में है, और इंडोर स्टेडियम जो है वो दुमका में है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पहला का 4, ठीक है, दूसरा का 3, है ना, तो ये बी आंसर हो जाएगा। मिलान करने वाली बात थी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ जो है वो खेला था। धोनी हमारे लिए शान की बात है कि ये झारखंड में जन्मे हैं और पूरे विश्व में इनका नाम प्रसिद्ध है। इन्होंने अपना फर्स्ट ओडीआई जो इंटरनेशनल मैच है वो बांग्लादेश के खिलाफ 2004 में खेला था। रांची के ये रहने वाले हैं। इनको बहुत सारे अवार्ड मिल जा चुके हैं, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सारे जो है वो अवार्ड मिले जा चुके हैं, ठीक है, कोई भी ये चीज़ नहीं है। भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। बांग्लादेश के खिलाफ ये इनका पहला मैच था ओडीआई में। अगला प्रश्न है कि खिलाड़ियों का मिलान करिए कि कौन खिलाड़ी किससे रिलेटेड है, ऐसे सवाल पूछा गया। तो हम थोड़ा देखते हैं, आप बाकी मिलान कर लीजिएगा। सिलवानुस डुंगडुंग जो है वो किससे हैं? हॉकी से हैं। शुभ लक्ष्मी की अगर बारे में बात करेंगे तो शुभ लक्ष्मी जो है वो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। प्रेमलता अग्रवाल आपने पता होगा कि ये पर्वतारोही है और बहुत आसान भी है। अरुणा मिश्रा अक्सर सवाल पूछा जाता है, ये एक मुक्केबाज है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए, ठीक है। देख लो एक बार मिलान कर लो। पहला का 4, ठीक है, दूसरा का फिर हम बात करेंगे 3, और तीसरा का जो है सी का जो हो जाएगा वो 2, ठीक है। चलो अगला प्रश्न यानी कि 26 नंबर सवाल पूछा गया है कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का जो निर्माण है वो 2013 में रांची में किया गया, और यह स्टेडियम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी HEC अर्थात हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के परिसर के भीतर बनाया गया है। बहुत अच्छा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। 2013 राइट आंसर हो जाएगा। अब जितने भी सवाल शुरू होंगे वो होंगे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से, यानी कि CNT एक्ट से सवाल शुरू होंगे। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। हम लोग आराम तरीके से जो है जितने भी सवाल हैं उसको करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, ताकि कोई भी सवाल बिल्कुल भी ना छूटे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, इसमें बहुत सारे धाराएं हैं और मैं एक एक धाराओं को बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा। आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है वो अगर आपने पहले पढ़ा है तो बहुत इजीली कर लेंगे, अदरवाइज आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। सवाल पूछा गया है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है। तो ये धारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21, ठीक है। अब इसको मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूंगा, आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। एक एक धारा को हमने पढ़ाया था 7th JPC में। अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछ लोगे कि कौन धारा किससे रिलेटेड है, वो बच्चा बता देगा। अगर वो मेरा स्टूडेंट होगा तो डेफिनेटली बता रहा हूं कि 7th JPC में सारे धाराएं जो थे उनके जुबान पे थे, एक एक चीजों के बारे में हमने डिस्क्राइब कर रखा था। क्लियर हो गया जी। अगला प्रश्न था कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है। अलग अलग शक्तियां थे। इस पूरे नियम को जो खाका जो इसका तैयार किया गया था उसमें पावर का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था कि कौन सर्वेक्षण करेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका जो सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का जो आदेश देने की शक्ति है वो राज्य सरकार के पास होती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, आंसर कर लीजिएगा। अगला हो जाता है कोड़कर भूमि को जाना जाता है। अब कोड़कर भूमि होता क्या है हमने पहले भी पढ़ाया था भाई, इस बार तो और अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। कोड़कर भूमि का मतलब ये होता है
कि वह भूमि चाहे वह जिस किसी नाम से स्थानीय रूप में ज्ञात हो, जैसे कि बहवाला, खंडवत, जलशासन या अरियत, जिसे मुख्यतः धान की खेती के लिए कृत्रिम रूप से चौरस किया गया हो या पुस्ता बनाया गया हो, वो कोड़कर भूमि कहती है। और जो यहाँ पर कह सकते हैं कि भैया ये सभी चीज़ जो है, अरियत, जलाशासन, भामला, खनवत जो है, ये सब कुछ क्या है, कोड़कर भूमि को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चंस पे कि कौन काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है। अब हमने आपको बताया था काश्तकार से क्या होता है, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो और जो, अथवा यदि कोई विशेष संविदा ना हो तो उस भूमि के लगान का भुगतान उसी व्यक्ति को करने का दायी हो। ठीक है, और हमने आपको जो मैं अभी बोल रहा हूँ बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन टेंशन ना लो, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पर इसका प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। पहले आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का डी, भुईहरी खुटकटीदार। भुईहरी खुटकटीदार काश्तकारी वर्ग में नहीं आता है, यह रैयत वर्ग में आता है। रैयत वर्ग में। अब बच्चे कंफ्यूज मत करना, टेंशन नहीं लेना कि ये रैयत वर्ग क्या कह रहे हैं सर, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, सब कुछ बता दिया जाएगा। अभी अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने लगूँ ना, दिमाग खराब हो जाएगा कि सर क्या बता रहे हैं। जब तक चीज़ों को डिटेल में नहीं पढ़ना तब तक हल्के में नहीं लेना। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है, अधिनियमित जो है, वो कब किया गया? ये हर एक बच्चे को पता है कि जो 11 नवंबर 1908, ये बेसिक सवाल पूछा गया था। 11 नवंबर 1908 को ये अधिनियमित किया गया था। ठीक है, कहाँ कहाँ पर किया गया था, ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है, एसपीटी से सवाल पूछा जाना शुरू हो गया है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ धारा के बारे में मैं बता दूं, धारा 20 होगा। पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि धारा 20 रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है, और इस धारा में यह अनिवार्य किया गया है कि अधिकांश भूमि का जो विभाजन होगा वो विरासत के सिवाय अन्य किन्हीं माध्यमों के द्वारा हस्तांतरित नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जो भी मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ नए बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल क्लासेस को सिर्फ ज्वाइन करना है और हर चीज़ को अपनी जुबान पे बैठा लेना है। अगला सवाल है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है। ठीक है, बंजर भूमि क्या होता है आप जानते होंगे। सवाल पूछा है कि बंजर भूमि को बंदोबस्ती का निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर 5 साल, ठीक है, अगर हम उसको 5 साल अगर हम वहां पर खेती नहीं करेंगे तो वो निरस्त किया जा सकता है। या फिर इसमें एक और प्रावधान था कि धारा 46 में जो उपबंधों का उल्लंघन के अनसंक्रमण किया गया हो, या फिर जिले का उपायुक्त बंदोबस्त को आपस्त करने, और धारा 63 का जो एक उपबंध है शायद, उसके अनुसार ऐसी भूमि का पुनः बंदोबस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। फिलहाल आपको इधर उधर जाना नहीं है, बस याद रख लेना है कि अगर वहां पर 5 साल की खेती नहीं किया जाता है तो बंजर भूमि को बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है। राइट, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत भूमि के विनियम के बारे में प्रावधान है। यह सवाल 34 नंबर, आसान सा है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा धारा 23। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में अभी डिटेल में नहीं बताना, वरना आप कहेंगे कि सर एक एक धारा को बताइए। हम एक एक धारा को लेकर के चलेंगे, जितने भी धाराएं हैं उन सभी धाराओं को पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे और डिटेल में समझाने की बात करेंगे कि भैया रैयत जो वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब क्या होता है, विनिमय जो वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, और धाराओं को जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि कौन सी रैयत भूमि धारा से रिलेटेड है। ओके, अगला प्रश्न, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। अब ये सवाल जो है वो थोड़ा सा आसान कह सकते हैं। आवेदन देने की बात से लेकर के मैंने हर चीज़ों पर यहाँ पर उल्लेख किया है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 साल के भीतर
वाद हेतु के के 1 साल के भीतर आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आवेदन दिए जाएंगे। यानी कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल भीतर दिए जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा कि अलग अलग धाराएं हैं, निरीक्षण के अलग, पूर्वालोकन के अलग। वहां पर सवाल पूछा गया है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पूर्वालोकन का प्रावधान जो है वो वर्णित किया गया है कौन से धारा में। तो हमने आपको मतलब बहुत बार पढ़ाया पुनर्निरीक्षण के बारे में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा क्या, धारा 60। ठीक है ना, धारा 60 जो है आप इसका आंसर कर सकते हैं, पुनर्निरीक्षण कर सकता है, ऐसा यहां पर प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है 37 नंबर कि झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 1 जनवरी, है ना, 2014 से ये प्रभावी माना जाने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला प्रश्न है कि झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराया के अतिरिक्त नहीं होगा। ठीक है, मतलब झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह के कोई अन्य राशि भवन के 1 महीने के किराए के अतिरिक्त नहीं होगा। कितना महीना, 1 महीने के किराए के अतिरिक्त नहीं होगा। अगला प्रश्न, जोजोहातू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। जोजोहातू पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा के पश्चिम के जंगलों में बीच में ये स्थित है, काफी प्रसिद्ध है। क्रोमाइट और लो आयस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्रोमाइट यहां पर आंसर आप कर लीजिएगा, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, यूरेनियम का भंडार मौजूद है। बहुत बार सवाल पूछा जाता है यूरेनियम से, बहुत बार। ठीक है, तो यूरेनियम का जो भंडार है, आप तो जादूगोड़ा फटाक से आंसर कर देंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि झारखंड में ही यूरेनियम का जो है बहुत सारा जगह है जहां पर इसका जो है पाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें जादूगोड़ा, ठीक है, अगर हम बात करें तुरामडी में भी ये पाया जाता है, नरवा पहाड़ में भी ये पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी आंसर होगा। बहुत बच्चे ने मिस्टेक करके तुरंत में जादूगोड़ा मार दिया होगा, लेकिन इसके अलावा भी ये जगह है जहां पर ये। आज के लिए इतना ही, हमने 40 क्वेश्चंस आज कर लिया है क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं कोशिश करूंगा कि इसका पार्ट 2 वीडियोस मैं जल्द लाऊं और पूरा 60 क्वेश्चन जो है मैं उस वीडियोस में करा दूं। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर ये क्लास पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कल आपको ये 60 क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। 2 टुकड़ों में देखिए, ज़्यादा टाइम जो है आपका कंज्यूम नहीं होगा। बाकी PDF टेलीग्राम पे मौजूद है। धन्यवाद।